जय हिंद दोस्तों, मैं ही क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं संतोष कुमार आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि यहां से क्वेश्चन प्राय एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे भारत का गवर्नर जनरल के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर एक एग्ज़ाम के लिए। यहाँ से क्वेश्चन जो है 1 से 2 क्वेश्चन आपका जो है एग्ज़ाम में बन ही जाएगा एग्ज़ाम में। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग इस टॉपिक पर बात करते हैं और मैप के साथ जो है हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। मैप के द्वारा हम लोग इसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग बैक क्लास में जो है गवर्नर जनरल, बंगाल का जो गवर्नर था वह टॉपिक पढ़ लिए हैं। उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल, इसको भी पढ़ लिए हैं। उसके बाद आज हम लोग बात करेंगे भारत का गवर्नर जनरल, यह कैसे होता है और किस एक्ट के तहत होता है। तो आइए हम लोग इस बात पर चर्चा करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो है चार्टर एक्ट 1833 जो है चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा होता क्या है, बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है चार्टर एक्ट 1833 के तहत। यहाँ से क्वेश्चन बढ़िया बनेगा एग्जाम में कि किस एक्ट के तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो आंसर हो जाएगा आपका चार्टर एक्ट 1833। इसमें होता क्या है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता है अंतिम, हुआ होता है विलियम बेंटिक। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होता है? विलियम बेंटिक होता है। और उसी के समय आता है चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 विलियम बेंटिक के ही काल में आता है। और उसी समय ये चार्टर एक्ट 1833 के तहत होता क्या है, बंगाल के गवर्नर जनरल को बना दिया जाता है भारत का गवर्नर जनरल। इस तरह से विलियम बेंटिक जो है आपका भारत का पहला गवर्नर जनरल बन जाता है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बन गया? विलियम बेंटिक बन जाता है चार्टर एक्ट 1833 के तहत। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी होता है आपका कौन? विलियम बेंटिक। चूँकि इसके काल में ही चार्टर एक्ट 1833 आता है और इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। यहाँ से भी इसको ध्यान में रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बढ़िया एग्जाम में बनता है। चार्टर एक्ट 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। इस तरह से भारत का गवर्नर जनरल आपका बन जाता है प्रथम कौन? विलियम बेंटिक। ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद 1829 के तहत विलियम बेंटिक करता क्या है, सती प्रथा को समाप्त कर देता है। 1829 ईस्वी में करता क्या है, 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक सती प्रथा को समाप्त कर देता है। क्योंकि सती प्रथा जो है एक घोर अपराध था। इसमें होता था क्या, पति की मृत्यु के बाद चिता पर पत्नी को भी बिठाकर जो है जला दिया जाता था। तो यह प्रथा को क्या किया, समाप्त कर दिया। कौन? विलियम बेंटिक 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। और इसमें समाप्त करने में जो सहयोग करता था इसका राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनता है एग्जाम में। विलियम बेंटिक जो है सती प्रथा को किसके सहयोग से जो है सती प्रथा को समाप्त किया? किसके सहयोग से सती प्रथा को विलियम बेंटिक समाप्त किया? तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय के सहयोग से ही विलियम बेंटिक जो है सती प्रथा को समाप्त कर सका। ये भी ध्यान में रखिएगा 1829 ईस्वी में। इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे 1830 ईस्वी में। 1830 ईस्वी में विलियम बेंटिक क्या करता है, ठगी प्रथा को समाप्त करता है। विलियम बेंटिक 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त करता है। ठग जो होता है इसमें देवी काली की पूजा करके लोगों को ठगता है, झाड़ फूक करके करता क्या है, इसमें लोगों को ठगता है। ठगी प्रथा के तहत 1830 ईस्वी में क्या किया, विलियम बेंटिक इसको भी समाप्त कर दिया। और समाप्त करने में सहयोग दिया था इसमें कर्नल सिलीमैन। इसको भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनेगा कि किसके सहयोग से विलियम बेंटिक जो है ठगी प्रथा को समाप्त किया। तो कर्नल सिलीमैन के सहयोग से विलियम बेंटिक ये ठगी प्रथा को समाप्त किया। और इसमें ठग जो है किसकी पूजा करता था, देवी काली का पूजा करता था ठग। ये भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ बढ़िया क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनेगा।
इसके बाद अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। विलियम बेंटिक के काल में ही लॉर्ड मैकाले के सिफारिश पर, विलियम बेंटिक के काल में ही लॉर्ड मैकाले के सिफारिश पर अंग्रेजी को जो है शिक्षा का माध्यम बनाया। इसमें कहा गया अब जो है स्कूल कॉलेज में जो भी शिक्षा दिया जाएगा अंग्रेज़ी मीडियम में जो है शिक्षा दिया जाएगा, अंग्रेज़ी मीडियम में शिक्षा दिया जाएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो विलियम बेंटिक के काल में अंग्रेजी को क्या किया, शिक्षा का माध्यम बनाया गया। और इसमें कौन सिफारिश किया था, तो लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पर ही अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, ये भी ध्यान में रखिएगा। बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से भी आपका बन सकता है। इसके बाद फर्स्ट विधि आयोग का गठन, फर्स्ट विधि आयोग का गठन 1834 ईस्वी में होता है, जिसकी अध्यक्षता करता है लॉर्ड मैकाले। यहाँ से भी बढ़िया क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनेगा कि जो है प्रथम जो है विधि आयोग, प्रथम जो लॉ कमीशन का जो गठन किया गया था विलियम बेंटिक के काल में किया गया था और इसकी अध्यक्षता किया था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले इसका प्रथम अध्यक्ष था। तो यहाँ से भी बढ़िया क्वेश्चन बनेगा कि जो है किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था, किसकी अध्यक्षता में प्रथम जो है विधि आयोग का गठन किया गया था, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 ईस्वी में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत बढ़िया बन सकता है। इसके बाद आपका भारत का गवर्नर जनरल आता है लॉर्ड चार्ल्स मैटकॉफ। भारत का गवर्नर जनरल बनकर कौन आता है, चार्ल्स मैटकॉफ बनकर आता है। और ये 1 साल के कार्यकाल में 1835 से 1836, 1835 से 1836 के बीच 1 साल का जो कार्यकाल होता है, इसमें ये करता क्या है, भारतीय प्रेस पर जो पहले से अंग्रेज़ों का नियंत्रण होता है, भारतीय प्रेस पर जो है पहले से जो अंग्रेज़ों का नियंत्रण होता है, आधिपत्य होता है, इसको क्या करता है, ये हटा देता है। प्रेस पर से जो है अंग्रेज़ों का नियंत्रण, आधिपत्य हटा देता है। इस वजह से चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है भारत में प्रेस का मुक्तिदाता। चार्ल्स मैटकॉफ को भारत में क्या कहा जाता है, प्रेस का मुक्तिदाता, ये भी ध्यान में रखिएगा। बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बन चुका है और आगे भी बनने का संभावना है। चार्ल्स मैटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान ही ये क्या किया था, प्रेस पर से जो नियंत्रण था उसको हटा दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कौन हो गया आपका, चार्ल्स मैटकॉफ, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद चार्ल्स मैटकॉफ के बाद आता है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 इसका कार्यकाल होता है, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट घटना होता है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो कि 1844 से आपका जो है यानी 1839 से 1842 के बीच होता है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध यानी अंग्रेज़ों का अफगानिस्तान के साथ जो युद्ध होता है 1839 से 1842 के तहत होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। लॉर्ड ऑकलैंड के काल में होता है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। अंग्रेज़ और अफगानिस्तान के बीच युद्ध होता है 1839 से 1842 के बीच होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के बाद फिर द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध होता है और तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध भी होता है इसमें, यानी आंग्ल और अफगान युद्ध जो है 3 होता है, प्रथम, दूसरा और तृतीय। दूसरा जो आंग्ल अफगान युद्ध होता है इसमें भी अफगानिस्तान जो है हार जाता है और अंग्रेज़ विजयी हो जाता है। और इस युद्ध के बाद होता क्या है, गंडमक की संधि होती है। बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से आपका एग्जाम में बन सकता है कि गंडमक की संधि जो है किसके बीच हुआ था। गंडमक की संधि जो है आपका अंग्रेज़ और अफगानिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें कि अंग्रेज़ जीत गया था और अफगानिस्तान जो है हार गया था। और यह जो संधि हुआ था यह लॉर्ड लीटन के काल में हुआ था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। गंडमक की संधि किसके बीच हुआ, अंग्रेज़ और अफगान के बीच। और उस समय जो है आपका क्या कहते हैं, गवर्नर था आपका
गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन था, ये भी ध्यान में रखिएगा। गंडमक की संधि यहाँ से बढ़िया, गंडमक की संधि किससे संबंधित है? तो गंडमक की संधि जो है आपका अंग्रेज, आंग्ल और अफगान युद्ध से संबंधित है, ये भी ध्यान में रखना है। इसके बाद आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर यहाँ बनेगा कि जो है आपका लॉर्ड एलिनबरो ऑकलैंड के बाद आता है लॉर्ड एलिनबरो, जिसका कार्यकाल होता है 1842 से 1844। 1842 से 1844 लॉर्ड एलिनबरो का कार्यकाल होता है, जिसके तहत बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा और इम्पोर्टेंट आपका इवेंट होता है, जिसमें कि आपका प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हो जाता है इसके काल में। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध शुरू होता है ऑकलैंड के काल में और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त होता है लॉर्ड एलिनबरो के काल में, ये भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ बढ़िया क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो अंग्रेज़ और अफगान के बीच जो युद्ध हुआ था, यह आपका अंग्रेज़ तो जीता ही, लेकिन इसके बीच कौन सा संधि हुआ था? तो गंडमक की संधि, ये भी ध्यान में रखिएगा। गंडमक की संधि हुआ था, ये ध्यान में रखना है आपको। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन फिर आपका बनेगा दास प्रथा का उन्मूलन, मतलब दास प्रथा का समाप्ति। लॉर्ड एलिनबरो के काल में ही जो है दास प्रथा को समाप्त किया गया था 1843 में, और अधिनियम 5 के तहत ही लॉर्ड एलिनबरो के काल में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया, ये ध्यान में रखिएगा। बढ़िया क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। दास प्रथा को समाप्त जो है कब किया गया? 1843 ईस्वी में। और किसके काल में? लॉर्ड एलिनबरो के काल में दास प्रथा को समाप्त किया गया, ये भी बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बनेगा। इसके बाद फिर आपका रविवार की छुट्टी जो है आपका 1843 में ही लॉर्ड एलिनबरो के काल से शुरू होता है, जो कि अब तक आपका चल रहा है। रविवार की छुट्टी 1843 ईस्वी में स्टार्ट होता है लॉर्ड एलिनबरो के काल में। लॉर्ड एलिनबरो के काल में रविवार की छुट्टी स्टार्ट होती है, जो कि अभी तक आपका ये वर्तमान में भी चल रहा है, ये भी ध्यान में रखिएगा 1843 में। तो रविवार की छुट्टी कब से शुरू हुआ? तो 1843 ईस्वी से। किसके काल से? तो लॉर्ड एलिनबरो के काल से शुरू हुआ है, ये भी ध्यान में रखना है। इसके बाद फिर आपका बढ़िया क्वेश्चन फिर बनेगा लॉर्ड हार्डिंग। एलिनबरो के बाद आपका आता है लॉर्ड हार्डिंग, 1844 से 1848 के बीच इसका कार्यकाल होता है, और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना घटती है। प्रथम आपका जो है आंग्ल और सिख युद्ध होता है। प्रथम अंग्रेज और सिखों के बीच जो है युद्ध होता है 1845 से 46 के बीच। 1845-46 में प्रथम आंग्ल और सिख युद्ध होता है, यानी अंग्रेज और सिख के बीच ऐसे युद्ध तो आपका 2 हुआ है, प्रथम और द्वितीय। प्रथम जो आंग्ल और सिख के बीच युद्ध होता है, इसमें भी जो है आपका क्या होता है? अंग्रेज जीत जाता है। और ये सिख का जो क्षेत्र पड़ता था, ये आपका जो है उस समय का ये पाकिस्तान में जो आपका ये एरिया पंजाब में पड़ता था, और वर्तमान में जो एरिया अपना यहाँ भारत में भी पंजाब पड़ता है, यही जगह जो है, यही पंजाब में जो आपका ये युद्ध हुआ था। यही पंजाब को लेकर जो है अंग्रेज़ सिखों पर जो है हमेशा दबाव बनाए रखता था, किस तरह से जो है ये पंजाब को अपने अधीन कर लें, किस तरह से पंजाब को अपने अधीन कर लें, ये भी ध्यान में रखिएगा। पंजाब में जो है आपका रणजीत सिंह राजा था, ये ध्यान रखना है। पंजाब में राजा कौन था आपका? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह का जो है, रणजीत सिंह का 3 पुत्र था, एक हो गया खड़क सिंह, एक हो गया शेर सिंह, एक हो गया दलीप सिंह। खड़क सिंह, शेर सिंह, उसके बाद दलीप सिंह। जब रणजीत सिंह खड़क सिंह को शासक बनाता है पंजाब में, तो कुछ समय बाद खड़क सिंह की मृत्यु हो जाती है। फिर जो है उसके बाद शेर सिंह को शासक बनाता है पंजाब में। शेर सिंह की भी मृत्यु कुछ समय बाद हो जाती है। फिर उसके बाद जो ऑब्वियस पुत्र होता है इसका दलीप सिंह, मतलब उस समय इसका एज बहुत ही कम होता है, तो राजा दलीप को ही जो है पंजाब का शासक बनाता है रणजीत सिंह, और इसके संरक्षिका के रूप में जो है रानी जिंद को जो है नियुक्त करता है। राजा दिलीप का संरक्षिका कौन था? राजा दिलीप का संरक्षिका हो जाएगा आपका रानी जिंद। रानी जिंद को भी ध्यान में रखना है, ये राजा दिलीप का संरक्षिका थी, यानी इसका अंग रक्षक जिसको बोलेंगे वो थी आपका
रानी जिंद। तो इसमें प्रथम जो आंग्ल सिख युद्ध होता है जिसमें अंग्रेज़ जीत जाता है, और इसके बाद संधि होती है आपका लाहौर की संधि 1846 में। लाहौर के प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद, यानी इसमें जो है राजा दिलीप भी जो है हार जाता है और अंग्रेज़ जो है जीत जाता है। इसके बाद लाहौर की संधि होती है, राजा दिलीप और अंग्रेज़ के बीच युद्ध, ये संधि होती है। इसके बाद बहरावल की भी संधि होती है राजा दिलीप और अंग्रेज़ के बीच। राजा दिलीप और अंग्रेज़ के बीच जो है आपका बहरावल की संधि, और उसके बाद लाहौर की संधि ये होती है। उसके बाद फिर जो है आपका इसमें होता क्या है, राजा दिलीप से जब संधि हो जाती है तो 50,000 वार्षिक पेंशन देकर इसको इंग्लैंड भेज देता है पढ़ने के लिए, और इधर जो है संधि करने के बाद जो है पंजाब को क्या करता है, हड़प नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी 1849 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति के तहत पंजाब को अपने अधीन कर लेता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। तो पंजाब में जो है अंग्रेज और सिख के बीच क्या होता है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है 1845 से 46 के बीच। उसके बाद द्वितीय फिर आंग्ल सिख होता है 1849 में, ये भी ध्यान में रखिएगा, 48 से 49 में होता है। तो आपका जो है लॉर्ड हार्डिंग के काल में आपका प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है, और उसके बाद लॉर्ड डलहौजी के काल में फिर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848 से 49 के बीच। ये भी ध्यान में रखिएगा, जिसमें कि अंग्रेज जो है आपका विजयी हो जाता है। इसके बाद आपका यहाँ डलहौजी का कार्यकाल जो है 1848 से 1856 के बीच होता है, जिसमें कि आपका द्वितीय जो है आपका आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848 से 49 के बीच, और इसमें क्या होता है, अंग्रेज जीत जाता है और सिखों को बुरी तरह से जो है पराजित कर दिया जाता है इसमें, ये भी ध्यान रखिएगा। और पंजाब को डलहौजी जो है, पंजाब को, ये वाला जो पंजाब देख रहे हैं, ये पंजाब को जो है डलहौजी अपने हड़प नीति के तहत जो है, अपने राज्य विलय नीति के तहत 29 मार्च 1849 को विलय कर लेता है, यानी अपने हड़प नीति के तहत इसको शामिल कर लेता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो पंजाब, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका, पंजाब को हड़प नीति के तहत जो है कब शामिल किया गया था, पंजाब को कब हड़प लिया गया डलहौजी के तहत द्वारा। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 1849 में। 1849 में जो है हड़प नीति के तहत जो है पंजाब को हड़प लिया गया था। इसके बाद यहाँ बढ़िया फिर क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, जगत प्रसिद्ध जो आपका सिख राज्य का कोहिनूर हीरा था, दुनिया में प्रसिद्ध सिख साम्राज्य में जो आपका कोहिनूर हीरा था, इसको भी क्या किया, लेकर जो है वहाँ से छीन लिया इसको। उसके बाद जो है महारानी, यानी ब्रिटेन की जो महारानी विक्टोरिया थी, उसको जो है भेज दिया गया, ये भी ध्यान में रखिएगा। जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेंट में दे दिया, उसको भेज दिया गया, ये ध्यान रखना है। इसके बाद ये आपका बढ़िया क्वेश्चन, 50,000 पाउंड प्रति वर्ष पेंशन देकर जो है राजा दिलीप को क्या किया, शिक्षा प्राप्ति के लिए कहाँ भेज दिया, इंग्लैंड भेज दिया, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ से ध्यान रखना है। डलहौजी के काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नीति आता है, जो कि हड़प नीति या क्या कहते हैं, व्यवगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है। ये बढ़िया क्वेश्चन यहाँ आपका एग्जाम में बनेगा। तो हड़प नीति किसके काल में आता है, लॉर्ड डलहौजी के काल में। हड़प नीति को ही राज्य विलय नीति, व्यवगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है। हड़प नीति एक ऐसा कानून था जिसके तहत होता था क्या, यदि राजा महाराजा का यदि कोई संतान नहीं है, राजा महाराजा का यदि कोई संतान नहीं है, तो उसका जो है टोटल संपत्ति जो है ये अंग्रेज़ी साम्राज्य के अधीन हो जाता था, ये ध्यान में रखिएगा। इस तरह से होता था क्या, अंग्रेज़ जो है अपना साम्राज्य को विस्तार करता था, ये ध्यान में रखना है। तो हड़प नीति कौन लाया था, लॉर्ड डलहौजी, और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही ये नीति को जो पूरा भारत में जो है सुचारू ढंग से चलाया गया, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद होता क्या है, हड़प नीति के तहत जो है आपका प्रथम क्षेत्र जो होता है आपका सतारा, 1848 ईस्वी में प्रथम क्षेत्र सतारा को जो है हड़प नीति के तहत जो है शामिल किया जाता है। सतारा कहाँ पड़ता है, ये ध्यान में रखिएगा। सतारा जो है आपका ये
महाराष्ट्र में पड़ता है आपका सतारा, ये ध्यान में रखना है। तो सतारा कहाँ है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। सतारा कहाँ है, सतारा ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। तो 1848 में सबसे पहले हड़प नीति के तहत जो है सतारा को शामिल किया गया था, ये ध्यान में रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। इसके बाद फिर 1849 में आपका संभलपुर और पंजाब को शामिल किया गया था। तो संभलपुर कहाँ है, ये भी ध्यान में रखना है। संभलपुर आपका जो है उड़ीसा में पड़ता है। संभलपुर कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है, ये भी ध्यान में रखना है, संभलपुर उड़ीसा। 1848 में सतारा को राज्य विलय नीति के अंतर्गत शामिल किया गया। उसके बाद फिर 1849 में पंजाब और संभलपुर को जो है इस नीति के तहत शामिल किया गया, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो संबलपुर कहाँ है, ये उड़ीसा में पड़ता है संबलपुर, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद फिर आपका झांसी, 1853 में झांसी को फिर हड़प नीति के तहत शामिल किया गया। हड़प नीति के तहत 1853 में झांसी को शामिल किया गया, जो कि झांसी आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। झांसी कहाँ पड़ता था, ये मध्य प्रदेश में, ये भी ध्यान में रखना है। झांसी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद 1854 ईस्वी में फिर जो है नागपुर को शामिल किया गया। हड़प नीति के तहत जो है अंग्रेज नागपुर को फिर क्या किया, 1854 में शामिल किया। नागपुर भी कहाँ पड़ता था आपका, ये महाराष्ट्र में, ये भी ध्यान में रखना है। नागपुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में नागपुर था। सतारा कहाँ है, ये भी आपका महाराष्ट्र में। झांसी कहाँ हो गया, मध्य प्रदेश में। उसके बाद संभलपुर कहाँ हो गया आपका, उड़ीसा में, ये ध्यान में रखना है। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र था इसको डलहौजी क्या किया, हड़प नीति के तहत जो है शामिल कर लिया इसमें, अंग्रेजी साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, ये ध्यान रखना है। इसके बाद फिर जो है 1856 में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ बनेगा। 1856 ईस्वी में अवध को 1856 ईस्वी में क्या किया, अवध को कुशासन का आरोप लगाकर जो है इसको हड़प नीति के तहत जो है शामिल कर लिया अपने क्षेत्र में। अवध को 1856 ईस्वी में, यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन आपका बनेगा, ध्यान में रखिएगा कि 1856 ईस्वी में अवध को क्या किया, किसके आधार पर शामिल कर लिया, तो कुशासन के आधार पर जो है अवध को शामिल कर लिया गया अंग्रेजी साम्राज्य में, ये ध्यान रखना है। अवध को किसके आधार पर, तो कुशासन के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया, ये ध्यान में रखना है। उस समय अवध का जो है आपका शासक था वाजिद अली शाह था, ध्यान रखना है। जब 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन के आधार पर हड़प नीति के तहत इसको शामिल कर लिया गया, अंग्रेजी साम्राज्य मिला लिया गया, तो उस समय आपका जो है नवाब था, अवध का नवाब था वाजिद अली शाह, ये भी ध्यान में रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन आपका बनेगा। अवध का नवाब कौन था, वाजिद अली शाह, जिस समय अवध को कुशासन के आरोप पर जो है हड़प नीति के तहत शामिल कर लिया गया था, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अवध, यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन फिर बनेगा। अवध जो था पहले आपका मुगल साम्राज्य के अधीन था, और मुगलों से जो है स्वतंत्रता दिलाने में जो है मेन श्रेय जाता है सआदत खां को, इसलिए सआदत खां को कहा जाता है अवध का संस्थापक। ये भी बढ़िया क्वेश्चन यहाँ आपका बन सकता है कि अवध का संस्थापक कौन था, तो सआदत खां। अवध का संस्थापक कौन था, सआदत खां, यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन आपका ये बनेगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। और अवध जो था आपका ये यूपी में पड़ता था। अवध कहाँ है, तो यूपी में था, यहीं पे ध्यान रखिएगा, यूपी में आपका अवध था, ये बढ़िया क्वेश्चन यहाँ आपका बनेगा, ये भी ध्यान में रखना है। लॉर्ड डलहौजी के काल में एक और इम्पोर्टेंट घटना होती है जिसका नाम है आपका इनाम कमीशन। इनाम कमीशन का गठन जो है लॉर्ड डलहौजी 1852 ईस्वी में करता है। लॉर्ड डलहौजी इनाम कमीशन का गठन कब करता है, 1852 ईस्वी में करता है। और इसके तहत होता क्या है, जिस भूमि से कर नहीं मिल रहा होता है तो उस भूमि का पता करके जो है उसे छीनना था। यानी इनाम कमीशन का मेन उद्देश्य था भूमि कर रहित जागीरों को पता करके छीनना। तो ये ध्यान में रखिएगा, इनाम कमीशन कौन गठित किया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया 1852 ईस्वी में। ये भी बढ़िया क्वेश्चन यहाँ आपका बनेगा। इसके बाद 1854 में वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड डिस्पैच की अध्यक्षता में शिक्षा से संबंधित एक आयोग का गठन किया गया। वुड डिस्पैच याद रखना है, वुड डिस्पैच किससे संबंधित है, ये शिक्षा से संबंधित है। यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन आपका बनता है, वुड डिस्पैच किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। और वुड डिस्पैच को ही जो है शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो कहा जाता है कि जब लॉर्ड डलहौजी के काल में वुड डिस्पैच
शिक्षा के सुधारों में जो है आपका बहुत ही अच्छा योगदान दिया था। इस वजह से जो है वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं? वुड डिस्पैच को कहा जाता है। और ये वुड डिस्पैच जो है आपका चार्ल्स वुड डिस्पैच की अध्यक्षता में जो है इसका गठन किया गया था। चार्ल्स वुड डिस्पैच की अध्यक्षता में वुड डिस्पैच का गठन किया गया था, जो कि संबंधित आपका किससे? शिक्षा से। यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? तो शिक्षा सुधारों से संबंधित है, इसलिए जो है इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। तो शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? वुड डिस्पैच को कहते हैं। किसके काल में आया था ये? तो हो जाएगा आंसर आपका लॉर्ड डलहौजी। इसके बाद फिर आपका भारत में रेलवे का जन्मदाता कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। भारत में रेलवे का जन्मदाता कहा जाता है। यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनेगा कि भारत में रेलवे का जन्मदाता किसको कहते हैं? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। और इसी के काल में जो है आपका 16 अप्रैल 1853 में जो है 34 किलोमीटर बम्बई से थाने के बीच जो है प्रथम बार रेल चलाई गई थी, ये भी ध्यान में रखना है। तो रेलवे का जन्मदाता कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। 16 अप्रैल 1853 में पहली बार जो है रेल चलाई गई थाने और बम्बई के बीच, ये ध्यान में रखना है। और कितना किलोमीटर चलाया गया था? 34 किलोमीटर चलाया गया था ये बम्बई से थाने के बीच, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद फिर लॉर्ड डलहौजी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है कि 1853 ईस्वी में तार सेवा का गठन करता है। विद्युत से चलने वाली तार सेवा का गठन करता है 1853 ईस्वी में, जो कि कलकत्ता से आगरा के बीच इसको स्थापित किया जाता है। कलकत्ता से आगरा के बीच स्थापित किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो तार सेवा कौन स्टार्ट किया था? तो लॉर्ड डलहौजी किया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद 1854 में जो है आपका 1854 में लॉर्ड डलहौजी एक पोस्ट ऑफिस एक्ट लाता है। पोस्ट ऑफिस एक्ट लाता है, जिसके तहत जो है हर एक क्षेत्र में जो है पोस्ट ऑफिस स्थापित किया जाएगा, यानी डाकघर जो है आपका स्थापित किया जाएगा इसके तहत, ये ध्यान में रखना है। 1854 ईस्वी में पोस्ट ऑफिस एक्ट लाता है कौन? लॉर्ड डलहौजी, जिसके तहत जो है रीजनल वाइज जो है आपका डाकघर का स्थापना किया जाता है इस एक्ट के तहत। और पहली बार इसी के काल में जो है डाक टिकट का भी शुरुआत हुआ था, ये ध्यान में रखना है। पोस्ट ऑफिस एक्ट आया डलहौजी के काल में, और पहली बार डाक टिकट भी जो है शुरू किया था डलहौजी के काल में, ये भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद पहली बार इलेक्ट्रिक से चलने वाली तार सेवा का भी शुरू किया गया था डलहौजी के काल में, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो डलहौजी से बढ़िया क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ। हड़प नीति आ गया, इनाम कमीशन हो गया, उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस एक्ट आ गया, तार सेवा आ गया, डाक टिकट आ गया, ये सब बढ़िया क्वेश्चन आपका बन जाता है यहाँ से, ये ध्यान में रखना है। और पहली बार रेल जो है चलाया गया था आपका लॉर्ड डलहौजी के काल में ही, इसलिए जो है आपका रेलवे का जनक कहा जाता है आपका लॉर्ड डलहौजी को। तो यह टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और सुझाव भी दें यह वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।